जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों आईपीसी का पार्ट 2 यानी कि भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे धारा 6 से धारा 52 तक। तो आईपीसी के अध्याय 2 में दोस्तों परिभाषाएं दी हुई हैं और ये किन किन चीज़ों की परिभाषा दी हुई हैं ये हम इस पार्ट में देखेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो को देखने से ही आपको मैक्सिमम धाराएं याद हो जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कितना रट पाएंगे? 511 धाराएं हैं और अगर हम 511 धाराओं को रटने बैठ जाएं तो कहाँ रट पाएंगे? हमें और भी तो चीज़ें याद करनी हैं। तो हम बस उन धाराओं को देखेंगे जो कि हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों धारा 6। और धारा 6 में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि कुछ विशेष उपबंध जो अन्य आपराधिक जैसे कृत्य में लागू नहीं होते हैं। और ये उपबंध कौन है दोस्तों, इनको देखते हैं। तो जैसे 7 वर्ष से कम के शिशु के लिए, कितने वर्ष से कम के शिशु के लिए? 7 वर्ष से कम के शिशु के लिए, यानी कि 7 वर्ष से कम का शिशु अगर कोई अपराध कर देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, बशर्ते उसमें होना ये चाहिए कि वो जो शिशु अपराध किया है वो किसी के बहकावे में आके ना किया हो, तो इसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों धारा 8 यानी कि धारा 8, जिसमें क्या दिया हुआ है? लिंग की परिभाषा। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक ही शब्द हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों? धारा 8 में लिंग की परिभाषा दिया हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि स्त्रीलिंग या पुरुष लिंग एक ही शब्द हैं। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? 8 क्या होता है? 8 को बना दीजिए 8 ली और ली को ऐड करिए लिंग से, तो क्या हो जाएगा? धारा 8 में क्या दिया हुआ है? लिंग दिया हुआ है। अब इसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे धारा 9। और धारा 9 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? वचन की परिभाषा। वचन यानी कि एक वचन और बहुवचन शब्दों की व्याख्या। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? तो इसको आप 9 जो है इसको 9 वचन से ऐड कर दीजिए। जब 9 वचन से ऐड कर देंगे तो जब आपके दिमाग में जैसे ही आएगा कि 9 वचन, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि धारा 9 में क्या दिया हुआ है? वचन दिया हुआ है, जिसमें क्या बताया गया है कि एक वचन और बहुवचन शब्दों की व्याख्या। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों धारा 10। और धारा 10 में क्या बताया गया है कि पुरुष और स्त्री की व्याख्या, यानी कि किसी भी आयु का पुरुष नर होगा, चाहे वो 1 दिन का हो, मतलब आज ही पैदा हुआ हो, और वो लड़का हो तो उसको क्या बोला जाएगा? नर बोला जाएगा। और किसी भी आयु की स्त्री को नारी बोला जाएगा। ये ध्यान से देखिए, किसी भी आयु की स्त्री को नारी बोला जाएगा, चाहे वो 1 दिन की लड़की हो, गर्ल हो, या वो 100 साल या उससे ऊपर की कोई महिला हो, तो उसको क्या माना जाएगा? नारी माना जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो धारा 10 को आप लोग कैसे याद करेंगे? तो धारा 10 को आप लोग इससे याद करेंगे कि 10 का मतलब होता है बस। और बस में कौन कौन बैठता है दोस्तों? स्त्री और पुरुष 2 लोग बैठते हैं। तो जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि धारा 10 में क्या है, तो धारा 10 को बनाइए बस, और बस में किसको बैठाएंगे आप? स्त्री और पुरुष 2 लोगों को। तो यकीन करिए दोस्तों कि अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर गेन करेंगे आपके एग्ज़ाम में। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है दोस्तों? धारा 11। धारा 11 में क्या दिया हुआ है? व्यक्ति की परिभाषा। और इसमें यह बताया गया है कि कंपनी, फैक्ट्री, व्यक्ति आदि को व्यक्ति नामक शब्द से संबोधित किया जाएगा। यानी कि अगर कंपनी में कोई अपराध हो जाता है, या कंपनी के द्वारा कोई अपराध होता है, या फैक्ट्री या किसी व्यक्ति आदि से कोई अपराध होता है, तो उसको किस शब्द से संबोधित किया जाएगा? तो उसको व्यक्ति नामक शब्द से संबोधित किया जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे दोस्तों धारा 12 पे। तो धारा 12 में क्या बताया हुआ है? लोक की परिभाषा। क्या बताया है? लोक की परिभाषा, कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। धारा 12 में क्या है दोस्तों? लोक की परिभाषा, जिसमें ये बताया गया है कि कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय। इसके बाद हम लोग देखेंगे धारा 17। अब धारा 17 में क्या बता रहा है दोस्तों? कि सरकार की व्याख्या। और वो कोई भी सरकार हो सकती है, या वो केंद्र सरकार हो सकती है, या वो राज्य सरकार हो सकती है।
धारा 17 में क्या बताया हुआ है दोस्तों, सरकार की व्याख्या, जिसमें क्या बताया हुआ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब इसके बाद हम चलते हैं धारा 18 पे। इसमें क्या बताया हुआ है, भारत की परिभाषा, जिसमें क्या क्या बताया हुआ है, केंद्र शासित राज्य और राज्य के बारे में बताया हुआ है। इसमें भारत की परिभाषा दी हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों धारा 19, और धारा 19 में क्या बताया रहा है, न्यायाधीश की परिभाषा, और इसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसा भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्याय के लिए आबद्ध हो। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, ऐसा भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्याय के लिए आबद्ध हो। उसके बाद हम चलेंगे धारा 20 पे, और धारा 20 में क्या बताया है, न्यायालय की परिभाषा। क्या बताया दोस्तों, धारा 20 में न्यायालय की परिभाषा बताई हुई है। और इसके बाद हम देखते हैं धारा 22, ध्यान से देखिए धारा 22, जिसमें जगम संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं धारा 23, तो जिसमें क्या बताया हुआ दोस्तों, सदोष लाभ सदोष हानि। क्या बताया धारा 23 में, सदोष लाभ और सदोष हानि। उसके बाद हम देखते हैं धारा 24, और धारा 24 में क्या बताया दोस्तों, बेईमानी, कि मतलब ये चीज़ें आप करेंगे तो वो बेईमानी की श्रेणी में आएंगी। धारा 24 में क्या है, बेईमानी की परिभाषा है। क्या है दोस्तों, धारा 24 में बेईमानी की परिभाषा है। इसके बाद हम देखेंगे धारा 25, तो धारा 25 में क्या है, कपट पूर्वक। धारा 25 में क्या है दोस्तों, कपट पूर्वक। इसके बाद हम चलते हैं धारा 34 पे, और धारा 34 में क्या है, समान न्यास, यानी कि कॉमन इंटेंशन। धारा 34 आप लोग ध्यान से देखिए, धारा 34 में क्या है दोस्तों, समान न्यास है, यानी कि कॉमन इंटेंशन। इसके बाद हम देखेंगे धारा 40, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट धारा है। ये क्या है दोस्तों, इम्पोर्टेंट धारा है, इसको एकदम आप लोग रट लीजिएगा। और इसमें क्या बताया हुआ है, अपराध की परिभाषा। क्या बताया दोस्तों, अपराध की परिभाषा, किसमें, धारा 40 में। और इसके बाद हम देखेंगे धारा 44, जिसमें क्षति की परिभाषा बताई हुई है दोस्तों। धारा 44 में क्या है, क्षति की परिभाषा। और इसके बाद धारा 45 में, धारा 45 में क्या बताया हुआ है, जीवन की परिभाषा। ध्यान से देखिए धारा 45, धारा 45 में क्या बताया हुआ है, जीवन की परिभाषा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे धारा 46, ध्यान से देखिए धारा 46 में क्या है, मृत्यु की परिभाषा है दोस्तों। धारा 46 में क्या है, मृत्यु की परिभाषा। और इसके बाद हम देखेंगे धारा 47, तो धारा 47 में क्या है, जीव जंतु की व्याख्या। धारा 47 में क्या है दोस्तों, जीव जंतु की व्याख्या। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीएसआई के, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं धारा 49 पे, और धारा 49 में क्या है दोस्तों, वर्ष या मास की परिभाषा, यानी कि साल और ईयर का डिफिनेशन दिया हुआ है, किसमें, आईपीसी की धारा 49 में। इसके बाद हम चलते हैं धारा 52, यानी कि धारा 52 में, और धारा 52 में क्या दिया हुआ है, सद्भावना शब्द की परिभाषा। क्या दिया हुआ है दोस्तों, धारा 52 में सद्भावना शब्द की परिभाषा। और इसके बाद हम देखते हैं धारा 52A। क्या देखते हैं दोस्तों, धारा 52A, और धारा 52A में क्या है, संश्रय की परिभाषा। धारा 52A में क्या है दोस्तों, संश्रय की परिभाषा। तो ये था हमारा आईपीसी का पार्ट 2, जिसमें हमने धारा 6 से धारा 52A तक को देखा और बहुत अच्छे से समझा। आई थिंक ये वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो आज ये पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये वीडियो अगर हमारी पसंद आती है तो इसको लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पे आईपीसी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ख़त्म की जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।